हेलो बच्चों, तो ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th एनसीईआरटी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को, और वो सभी सवाल हम यहाँ पे देखेंगे जो कि आपके बोर्ड में आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं या आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ पे आप देखेंगे अपनी सराउंडिंग में कि आपको जो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स या सामान मिलता है वो किस किस चीज के बने होते हैं। तो आप तीन मेजर कैटेगरी यहाँ पे देख सकते हैं। एक होती है पहली कैटेगरी, इसको हम कहते हैं मेटालिक कंपाउंड्स, जो कि मेटल के बने होते हैं। मेटालिक थिंग्स आप कह सकते हो, जिनमें तमाम तरह की कारें हैं, बसेस हैं, व्हीकल्स हैं और स्कूटर वगैरह। इसके अलावा यूटेंसिल्स हैं, आजकल टेबल चेयर दरवाजे तक भी मेटल के बने होते हैं, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वो आप यहाँ पे इस लिस्ट में लिख भी सकते हैं अपने आप। दूसरी जो हमारी कैटेगरी होगी वो क्ले या ग्लास की होगी। क्ले या ग्लास या मिट्टी आप कह सकते हैं। मिट्टी की बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं, बर्तन होते हैं तमाम तरह के, घड़े से लेकर के कप प्लेट वगैरह भी चीनी मिट्टी के बने होते हैं, कुछ स्पेशल मिट्टी के आप कह सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, कुल्हड़ हो सकता है या और ऐसी चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा एक तीसरी कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी में जो मेजर कंपाउंड्स आते हैं वो होते हैं एक खास एलिमेंट के बने, जिनको हम कहते हैं कार्बन के। तमाम तरह की कार्बन के बनी हुई बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपका फूड हो गया, डिफरेंट टाइप के फूड हो सकते हैं, क्लॉथ्स हो सकते हैं, मेडिसिन हो सकती हैं, तमाम तरह के लिविंग बीइंग, हम आप और तमाम तरह के पेड़ पौधे, सारे एनिमल्स, वो भी कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के जो कहना चाहिए ऑब्जेक्ट्स से बने हुए चीजें हैं कार्बन की, वो बहुत बड़ी तादाद में है। हालांकि कार्बन हमें अर्थ क्रस्ट में कितना मिलता है, बहुत ही कम क्वांटिटी में। कितनी कम क्वांटिटी में, देखिए 0.02%, बस अर्थ क्रस्ट में। वो भी किस फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन कार्बन की, हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं कोल की फॉर्म में मिल सकता है और पेट्रोलियम की फॉर्म में मिल सकता है। तो यहाँ पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कार्बन हमें अर्थ क्रस्ट में किस किस फॉर्म में मिलता है। तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम, अगर अर्थ क्रस्ट की बात है तो। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में भी ये हमें बहुत कम क्वांटिटी में मिलता है, और वो क्वांटिटी होती है लगभग 0.03%, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला को पूछे तो CO2। ओके, अब इतनी कम क्वांटिटी में मिलने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में कार्बन तमाम तरह के कंपाउंड बनाता है। तो आखिर ऐसा कैसे कर पाता है कार्बन, कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन किस टाइप का बॉन्ड होता है और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इसके बारे में आगे जानने से पहले आप जानते होंगे आयनिक बॉन्ड के बारे में, आपने थोड़ा सा पढ़ा भी होगा इसी क्लास में। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, किस टाइप का होता है ये, और कैसे बनता है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। आयनिक बॉन्ड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है NaCl, जिसे हम कहते हैं साधारण नमक। जब इसका हम वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें Na प्लस की फॉर्म में मिलता है हमें, और Cl जो है वो Cl माइनस की फॉर्म में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे चार्ज आ गया है। अब चार्ज आने से एक चीज और मिल जाती है हमें, जब कहीं चार्ज आ जाता है तो फिर वो करंट को कंडक्ट करने लगता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से होकर के गुजर सकती है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर माने जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा चूंकि आयनिक कंपाउंड्स कहने चाहिए कि उनके अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होते हैं, और वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग होती हैं, काफी अच्छे से एक दूसरे को वो अटैक करते हैं, पकड़े रखते हैं उनके तमाम जो मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर। तो हमने आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टी देखी कि वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी ज्यादा होते हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स MP एंड BP काफी ज्यादा होते हैं, और उनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। इसके अलावा वो अगर सॉल्यूशन बनाते हैं तो आयनिक फॉर्म में होते हैं, चार्ज स्पेसिस फॉर्म में होते हैं, यानी कि जैसे आपने देखा था यहाँ पे Na प्लस में था और Cl माइनस में था, वो क्या था, आयंस थे। इन आयंस को हमने कहा कैटायन। अगर उसके पास प्लस चार्ज था जैसे Na प्लस, तो हम उसको कहेंगे कैटायन। ओके, और अगर उसके पास माइनस चार्ज आ जाए जैसे यहाँ Cl के केस में है, तो हम उसको कहेंगे एनायन बनाया है उसने। तो इन प्लस माइनस चार्ज की वजह से ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत के अच्छे चालक माने जाते हैं। अब अगर इन प्रॉपर्टीज को हम देखें कोवलेंट कंपाउंड्स में, जो कि कार्बन बनाता है और बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, तो इनमें आपने देखा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली काफी कम है। अगर आयनिक कंपाउंड की बात करें, जैसे कि हम बात करते हैं NaCl, तो NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 1074 डिग्री के। ओके, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 1686 1686 डिग्री। अब आप समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे आप कंपेयर करें एसिटिक एसिड के साथ, तो देखिए 290 डिग्री इसका
मेल्टिंग पॉइंट है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका सिर्फ 391 है। कंपेयर करिए NaCl के साथ, NaCl का तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है। और मैं बताया था आयनिक कंपाउंड के अंदर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। ओके, ऐसे ही आप देख सकते हैं क्लोरोफॉर्म जो कि एक कार्बन का बना हुआ एलिमेंट है। ये सब कार्बन के बने हुए एलिमेंट है और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कंपेरेटिवली नमक के मुकाबले काफ़ी नीचे हैं। ओके, अब क्योंकि आयन तो इसमें बनते नहीं है, आयन तो आयनिक बॉन्ड में बनते हैं, आयनिक बॉन्ड टूटेगा तो आयन्स बनेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड में चूंकि आयन नहीं बनते हैं इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर होते हैं। कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर, यानी कि इनके अंदर बिजली नहीं चल सकती। ओके, और हम ये भी जानते हैं कि इनके अंदर मॉलिक्यूलर फोर्सेज जो काफी स्ट्रांग होते हैं। हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के काफी कम थे। अब देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा है उस पर किस किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, सही होता है अमून? तो पहला ऑप्शन दे रहा है आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नो, क्योंकि इनके अंदर आयन नहीं बनते, इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं करेंगे आसानी से। बट कुछ एक्सेप्शन हो सकता है। एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट, वो कार्बन का बना होता है बट स्टिल वो कंडक्टर होता है, तो ग्रेफाइट को आप जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट कहता है आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा पॉइंट कहता है हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। नहीं, आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज भी कहते हैं। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कार्बन के केस में वीक होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। यस, फोर्थ इज करेक्ट। तो दूसरा सही है, चौथा सही है, और दूसरा और चौथा हमें मिल रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ आगे आप देखेंगे, एक और सवाल दिया है इसी से रिलेटेड। तो कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ, आपसे अभी हमने बताया था कि कार्बन एटमॉस्फेयर में सिर्फ कितने परसेंट है? 0.03%, बहुत ही कम है ये। ओके, अब इतनी कम परसेंटेज होने के बावजूद हमें पता है कि कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। वो कैसे बनाता है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो आपका आंसर है कि कार्बन आखिर किस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में हमारे एग्जिस्ट करता है, तो हमें पता है ओनली कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे इस चैप्टर में। अब हम बात करते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी की। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी हर एक एलिमेंट की अलग होती है और वो डिपेंड करती है उसके बाद कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन के पास होते हैं आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि उसके पास वैलेंस सेल होते हैं, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। आप जानते हो कार्बन की स्ट्रक्चर, टोटल इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं Te6, पहली सेल में होते हैं उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी सेल में होते हैं उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद चूंकि 2 सेल हैं इसलिए बाहरी सेल में उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा सेल होती हैं, उसके पास अगर बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको हम सेटिस्फाइड एलिमेंट मानते हैं, एटम मानते हैं, और वो एटम आगे रिएक्शन नहीं करना चाहता। लेकिन हर एक एलिमेंट सेटिस्फाइड होना चाहता है, हर एक एटम अपने पास अगर 2 सेल हैं तो बाहरी सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। अगर सिर्फ एक ही सेल है तो वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन से सेटिस्फाई हो जाता है 2n² रूल के हिसाब से। क्लियर? तो कार्बन के पास चूंकि 2 सेल है, वो दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है और इसलिए वो किसी न किसी से कंबाइन होना चाहता है। अब दिक्कत ये है कि वो कैसे करे कि बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसके बाद 2 रास्ते, या तो एनायन बना ले। एनायन वो कैसे बनाएगा? एनायन वो बनाएगा कि बाहरी शेल में वो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले, किसी से उधार ले ले। अब अगर वो ऐसा करता है कि बाहरी शेल में 4 के बदले 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, तो कैसे करेगा? अब देखिए यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन पहले से, अगर वो 8 करना चाहता है बाहरी शेल कहीं से वो 4 इलेक्ट्रॉन और उधार लेगा। लेकिन ऐसे में चूंकि उसके पास टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उतने होते हैं प्रोटॉन, तो उसका प्रोटॉन भी 6 हो गए। ऐसे में इलेक्ट्रॉन भी, सॉरी न्यूट्रॉन भी जानते हो कितने हो जाते हैं, इतने। 12 में से आप माइनस कर लो, 12 उसका एटॉमिक वेट होता है, 12 - 6 मतलब 6 उसके पास न्यूट्रॉन भी होंगे। तो कार्बन की पोजीशन हमें क्लियर हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन है। अब अगर वो बाहरी सेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन कर ले तो प्रोटॉन तो उसके पास है 6, बाहरी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास और आ गए, जबकि 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास टोटल पहले से थे। अल्टीमेटली उसके पास हो गए हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को रोके रखेंगे, कितने अच्छे से रोक रखेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे मामला वीक पड़ जाएगा। वो अच्छे से 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं रोक सकते, यानी कि कार्बन के को इस बात का वो फेवर नहीं करते कि वो अपने बाहरी शेल में कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन और ले आए और एनायन बना ले, ऐसा वो फेवर नहीं कर सकते। ओके, तो अब क्या रास्ता है भाई? अब रास्ता दूसरा ये है कि कार्बन कैटायन बना ले।
4 इलेक्ट्रॉन वो अपने बाहरी शेल में जो है उनको भी छोड़ दे, ऐसे में वो C+ की फॉर्म में आ जाए, यानी कि कैटायन बना ले। अब फिर से दिक्कत वही, प्रोटॉन तो आपको पता है कि कार्बन के पास होते हैं 6। अब इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 4, तो उसने छोड़ दिए, यानी कि आप उसको 4+ भी कह सकते हो। 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो छोड़ दे तो प्रोटॉन उसके पास सिर्फ बच जाए, सॉरी प्रोटॉन तो अभी भी रहेंगे 6, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके पास सिर्फ 2। अब फिर से 6 इलेक्ट्रॉन और सॉरी 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बहुत ज़्यादा उसको पकड़ लेंगे अच्छे से, और ये सिचुएशन भी अच्छी नहीं होगी। ओके, क्योंकि यहाँ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बिगड़ चुका है। अब क्या करें, 8 इलेक्ट्रॉन भी करने हैं बाहरी शेल में और प्रोटॉन से भी निपटना है। तो कार्बन क्या करता है, इसके लिए अपनाता है एक रास्ता, वो रास्ता होता है साझेदारी का, जिसको हम कहते हैं कोवैलेंसी। कोवैलेंसी केस में कार्बन कुछ इस ढंग से साझेदारी करता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, या दूसरे किसी एलिमेंट के साथ, जैसे हाइड्रोजन है, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वगैरह वगैरह। तो अब देखिए किस ढंग से वो पूरा करता है। अगर हम एग्जाम्पल ले लें दूसरे किसी कार्बन का ही, तो देखिए कार्बन का एक एलिमेंट ये है जिसके पास नंबर ऑफ बारी इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, बाहरी शेल में उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। दूसरा कार्बन आइटम उसके आसपास कोई और आया, उसके पास भी बाहरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों मिल जाएंगे और मिल करके एक हो करके ये कुछ इस ढंग से दिखाई देंगे आपको। पहला कार्बन रहेगा ये और दूसरा कार्बन हो जाएगा ये, दोनों मिले और इनके बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखाई देंगे, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब ये कार्बन भी कह सकता है कि मेरी बाहरी शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन क्या इस कहने की ये कहने की पोजीशन में होगा कि मेरी बाहरी शेल में है 8 इलेक्ट्रॉन, और इस ढंग से कंबाइन होकर के कहे जाएंगे कि ये कोवैलेंट कंपाउंड बना रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। इस ढंग से कार्बन अपना काम चलाता है। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि जब कभी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसको कहते हैं कि उसने नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है और अब वो सेटिस्फाइड है, अब वो आसानी से आगे रिएक्शन नहीं करेगा। और हमने बताया था कि हर एक एलिमेंट की चाहत होती है, हर एक एटम की, कि वो सेटिस्फाई हो जाए, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब कार्बन जो है हमने बताया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ इस तरह का बॉन्ड बना सकता है, और दूसरे एलिमेंट भी कार्बन के साथ भी और नॉन कार्बन आइटम्स के साथ भी, अपने से मिलते जुलते आइटम के साथ भी, डिफरेंट आइटम के साथ भी इस तरह के मॉलिक्यूल्स, इस तरह के कंपाउंड बनाता है जिनमें कि कोवैलेंट बॉन्ड होता है। सिंपल एग्जांपल आप देखना चाहते हो तो H2 का आप एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन जो होता है वो H2 की फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के एक साथ मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। कैसे बना रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है उसको हम देख लेते हैं। ये रहा हाइड्रोजन का एटम, इसके बाहरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है एक ही इसका एटॉमिक नंबर होता है, एक ही इसके बाद प्रोटॉन होता है। ओके, अब ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अगर मिल जाए कुछ इस ढंग से, तो इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बीच में आ जाएंगे, और दोनों एटम कह सकते हैं कि हमारे पास, हमारी पहली जो शेल है सिर्फ एक ही शेल है हमारे पास और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हम सेटिस्फाई हो गए, और इस ढंग से सेटिस्फाई होकर के अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना करके रहते हैं। क्लियर? तो ये हाइड्रोजन का कोवैलेंट बॉन्ड हमने देखा, और बहुत सारे एलिमेंट के कोवैलेंट बॉन्ड हम यहाँ पे देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में आपकी ये डायग्राम भी दिया हुआ है। ये हाइड्रोजन का सिंगल एटम है, इसके बाद सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी देखिए एक और सिंगल एटम है, इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन। ये भी दोनों मिले तो कुछ इस ढंग से इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है। इनकी जो कि पहली ही शेल इनके पास होती है, सिर्फ एक ही शेल, उसको हम कहते हैं के शेल, दूसरी शेल को हम कहते हैं एल शेल, तीसरी को कहते हैं एम, चौथी को कहते हैं एन शेल। ऐसे ही हम बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे शेल बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ने एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन अपना दूसरे हाइड्रोजन के साथ, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और इस ढंग से 2 इलेक्ट्रॉन बीचों बीच आ गए, और उन्होंने, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि उन दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना, और इस ढंग से हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड को यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब आप देखिए ऑक्सीजन का बॉन्ड कैसे बनता है। तो ऑक्सीजन हम जानते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो हो जाते हैं 6, क्योंकि पहली सेल में होंगे 2 और बच्चे हुए 6 चल जाएंगे दूसरी सेल में, जिसे हम बाहरी सेल कहते हैं, और वैलेंस सेल भी उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन की 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरे ऑक्सीजन की 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों कंबाइन हुए, और इस ढंग से, चूंकि बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो इन दोनों के पास हैं, बट 8 8 करने हैं, तो दोनों अपना 2 इलेक्ट्रॉन बीचों बीच ले आएंगे, और इस ढंग से दोनों ऑक्सीजन के एटम कह सकते हैं कि अब हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस ढंग से ये मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करेंगे, और हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे जो 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन बीचों बीच आ गए हैं, तो हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड बन रहा है और कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्लियर? और मॉलिक्यूल देखते हैं। नाइट्रोजन का पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर अमोनिया की बात करेंगे, क्योंकि अमोनिया में का इसमें आपसे कहा गया कि अमोनिया का आप बना के दिखाइए।
ओके, तो पहले नाइट्रोजन की बात करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल 7। अगर हम देखें पहली शेल में रह जाएंगे 2 और बाहरी शेल में रह जाएंगे 5। बाहरी सेल को हम कहते हैं वैलेंस सेल, या हम इन इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और यही हमारे काम आने वाले बच्चों। तो यहाँ पे आप स्ट्रक्चर इसकी देखिए, किस टाइप की स्ट्रक्चर दी हुई है। यहाँ पे दिखाई हुई 5 इलेक्ट्रॉन, इस नाइट्रोजन के पास भी दिखाई गए 5 इलेक्ट्रॉन। दोनों नाइट्रोजन के एटम मिले और इन्होंने अपने 5 में से 3-3 इलेक्ट्रॉन बीचों बीच भेज दिए। बीचों बीच में आप दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इधर से आए 3 इधर से आए। और अब हर एक नाइट्रोजन साझेदारी में आकर के कह रहा है कि मेरे पास भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं बाहरी सेल में, और मैंने कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब चूंकि 3-3 इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर किए हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड बना है ट्रिपल बॉन्ड। हम कह सकते हैं N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, चूंकि वो साझेदारी से बन रहा है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा बल्कि साझेदारी हो रही है। मेथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे थे कि अब तक जितने भी हमने कोवलेंट बॉन्ड बनते हुए देखे, उनमें कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ बल्कि साझेदारी हुई। दोनों एटम्स या दो से ज़्यादा एटम्स जो आपस में मिले, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी की। तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड, चूंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इनके पास चार्ज पार्टिकल्स नहीं होते, चार्ज स्पीसीज नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स माने जाते हैं। हालांकि एक एक्सेप्शन हमने देखा था ग्रेफाइट की फॉर्म में, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन है। और अब हम बोर्ड का एक और सवाल देख लेते हैं। अभी अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था अमोनिया का, जो कि कुछ ढंग से था। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए थे एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे ये। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं। तो यही सवाल पूछा गया है, ए मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 हैज़, क्या रखता है ये, ओनली सिंगल बॉन्ड है इसके पास। यस, ओनली सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, और ये बॉन्ड कैसे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। आगे क्या कहता है बी में, ओनली डबल बॉन्ड, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सी देखिए ओनली ट्रिपल बॉन्ड, ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। और डी देखिए 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड, तो ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो इस जंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के अपर रूप, डिफरेंट फॉर्म जो कार्बन की होती हैं। यहाँ पे प्योर कार्बन के ही एटम्स होते हैं, कोई और एटम इंक्लूड नहीं होता है इसमें। तो बहुत सारे कार्बन के अपर रूप होते हैं। कार्बन के 3 अपर रूप जो हम आजकल देखते हैं, वो उनमें से एक होता है हीरा या डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फ्लोरीन। इन तीनों के स्ट्रक्चर आप इस ढंग से देख सकते हैं। ये रही डायमंड की स्ट्रक्चर, ये रही आपकी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर, और ये रही आपकी फ्लोरीन की स्ट्रक्चर। अब आप देखिए यहाँ पे डायमंड के अंदर क्या होता है। डायमंड के अंदर भी आप हमें पता है कि डायमंड सबसे ज़्यादा हार्ड एलिमेंट होता है, एटम होता है, या सब्सटेंस होता है जितने भी नॉन सब्सटेंस होते हैं। और इसके स्ट्रक्चर में खास बात ये होती है, कार्बन के एटम जो है, एक एटम 4 एटम के साथ मिलकर के बना होता है, और इस ढंग से एक क्रिस्टलाइन 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं। इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं माने जाते। दूसरा, अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट के आप यहाँ पे देखोगे हर एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इस तरह से ये एक हेक्सागोनल एरे बनाते हैं। अगर हम बात करें फ्लोरीन की, जो कि रिसेंटली डिस्कवर हुआ है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो फुटबॉल के शेप की होती है। और इसी टाइप का एक डोम और बनाया था एक फेमस आर्किटेक्ट थे अमेरिकन, उन्हीं के नाम पे फिर इसको नाम दिया गया फ्लोरीन का। और उनका पूरा नाम क्या था उस आर्किटेक्ट का, ये थे US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। और इन्हीं के बना हुआ एक हमने बात की थी कि डोम, ये जियोडेसिक डोम बनाया था इन्होंने, जिसके नाम पे बाद में फ्लोरीन नाम दिया गया इस स्ट्रक्चर को। तो फ्लोरीन की स्ट्रक्चर इस डोम की स्ट्रक्चर से मिलती जुलती थी, जिसे बकमिंस्टर फुलर ने बनाया था। इसको आप दूसरे किस नाम से जानते हो, कार्बन 660 के नाम से भी जानते हैं, या 660 के नाम से जानते हैं। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जो आपके एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के डिफरेंट, उनकी किन प्रॉपर्टीज को आप एक जैसा पाते हैं, उनकी किन प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट हो जाती है। और केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब एलोट्रॉप्स, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो आपका ग्रेफाइट हो या फ्लोरीन हो, इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट हो जाती हैं। अब देखिए इसी पेज नंबर 61 पे आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जहां पे आपसे पूछी गई है डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर 8। ओके, सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस दिन की डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। तो ये रहा कार्बन का एटम, जिसके पास आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इधर दे दो, आप 2 इधर दे दो, 2 इधर। ओके, अब आएगा ऑक्सीजन का एटम, एक इधर लगा होगा, और एक ऑक्सीजन का एटम आपका इधर भी लगा होगा। ओके, और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 आप इधर दिखा दो,
बचे हुए 4 आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। ऐसे ही इस ऑक्सीजन को देखो, इसके बाद भी बाहरी शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 आप यहाँ पे दिखा दो साझेदारी में, बचते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, आप कहीं पे भी दिखा दो, 1 2 3 4। अब आप देखिए हर एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं साझेदारी में, और कार्बन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑक्सीजन के साथ साझेदारी में दिए हैं। इसका मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी दोनों तरफ से हुई है तो कार्बन 2 बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ बना रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड दोनों ऑक्सीजन के साथ बनाता है, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसकी कुछ इस ढंग की होती है। अब बात करते हैं सल्फर 8 की स्ट्रक्चर की। तो S8 सल्फर के 8 एटम एक साथ जुड़े हुए होते हैं इसमें, और वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। तो आपने देखा कि जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, उसमें ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, यानी कि दोनों के पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं। और टर्मोस्टेट में अगर ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे तो सल्फर के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसकी स्ट्रक्चर कुछ ढंग से बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा एस का पहला आइटम, इसके साथ जुड़ा दूसरा आइटम, फिर जुड़ा तीसरा आइटम, चौथा आइटम, पांचवा आइटम, छठा आइटम, सातवां आइटम, और ये जुड़ा आठवां आइटम। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो सल्फर के पास थे हर एक के पास। ये क्या करेगा कि दूसरे सल्फर के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना साझा कर लेगा, और इस ढंग से कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका आ जाएगा, एक इधर से आ जाएगा, ऐसे इधर से भी आएगा, 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 इधर से आएगा, इधर से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ऐसे आएगा। बाकी हर एक सल्फर के पास अभी 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। आप कहीं पे भी उनको दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, इसके लिए भी आप ऐसे दिखा सकते हो, और हर एक के लिए आपको दिखा लेना। ओके, तो इस ढंग की स्ट्रक्चर आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहलाएगी S8 की या सल्फर 8 की। क्लियर। और अब हम बात करते हैं वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का नेचर इतना वर्सटाइल क्यों है? तो जैसे कि आप जानते हो कि कार्बन बहुत बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स बनाता है, और ये मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट 30 मिलियन से ज़्यादा हैं, जिनके हमें फॉर्मूले पता चल चुके हैं, क्या स्ट्रक्चर है वो पता चल चुकी है सिर्फ कार्बन की। बाकी एलिमेंट्स भी बहुत सारी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या में कंपाउंड्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बट वो नंबर कुल मिलाकर के भी कार्बन के आसपास नहीं पहुंचता। तो आखिर ऐसी क्या वजह कि कार्बन इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे मॉलिक्यूल्स बना डालता है? तो इसी का कारण देखते हैं, कार्बन के अंदर ऐसी क्या खासियत है कि कार्बन ऐसा कर पाता है। तो कार्बन की एक खासियत होती है कैटेनेशन। और कैटेनेशन कैटेनेशन में क्या होता है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर के बहुत लंबी चेन बना सकता है, अनलिमिटेड कार्बन उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अपनी बॉडी के अंदर और तमाम लिविंग बीइंग के अंदर देखते हैं, जिन्हें प्रोटीन का नाम देते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, फैट्स के भी काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, और इस ढंग से और भी मॉलिक्यूल हो सकते हैं जहाँ पे कार्बन कार्बन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और बहुत बड़ी एक चेन बना लेते हैं। ये चेन कैसी होती है कि ब्रांच हो सकती है या स्ट्रेट हो सकती है। जैसे कि ये हो गई आपकी स्ट्रेट चेन, यहाँ पे 5 7 10 20 ऐसे कार्बन जुड़े हुए हो सकते हैं। अगर इसमें कहीं इधर उधर कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको हम कहते हैं ब्रांच चेन। ओके, इसके अलावा ये रिंग की फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ दूसरा कार्बन ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है। तो ये 5 मेंबर्स की रिंग हो गई। 6 मेंबर की हो सकती है रिंग, 3 नंबर की हो सकती है, 4 नंबर की हो सकती है। तो ऐसे करके रिंग फॉर्मेशन भी हो सकता है। ये सिंगल सिंगल बॉन्ड हो सकता है, कहीं डबल बॉन्ड भी आ रहे हो। बहुत सी जगह चेन डबल बॉन्ड भी बनते हैं ऐसे। ओके, ट्रिपल बॉन्ड भी बनते हैं कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे, और सिंगल बॉन्ड तो आप देखिए कि ऐसे बनता है ये कार्बन कार्बन के बीच में। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे कार्बन के मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। ओके, या आप कह सकते हैं अगर वो कार्बन जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H6, तो आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड। ओके, और बाकी कार्बन के 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होनी थी, एक तो कार्बन के साथ सेटिस्फाई हो चुकी है, बाकी आप हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर सकते हो। ऐसे थोड़ा सा स्पेस बना करके अच्छा बनाते हैं। यहाँ पे देखिए C2H6 की स्ट्रक्चर कुछ ढंग से होगी, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और बाकी 3 हाइड्रोजन कार्बन के साथ और जुड़े होंगे। अब चूंकि यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड स्ट्रक्चर या सैचुरेटेड कंपाउंड। और चूंकि कार्बन के साथ यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है और कोई एटम नहीं है तो इसको हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप इसको कह सकते हैं। अगर किसी रीजन से यहाँ से हम एक एक हाइड्रोजन कम कर पाए तो कुछ स्ट्रक्चर इस की दिखाई देगी। जस्ट अ मोमेंट, यहाँ से हमने हाइड्रोजन अगर गायब कर दिया तो अब मजबूरन क्या होगा? अब हमें एक और बॉन्ड बनाना होगा कार्बन कार्बन के बीच में, और हम कह सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। अब ये हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया है। और इसके लिए जो फॉर्मूला होगा देखिए, C के हैं 2
तो C2 हो जाएगा और H की 4 तो H4 C2H4। इसका नाम रखने की हम बाद में बात करेंगे, बट अभी आप समझ सकते हो कि डबल बॉन्ड कैसे बनता है सिंगल बॉन्ड हटने के बाद और क्या रीजन होता है उसके पीछे। ऐसे ही आप देख सकते हैं अगर हम एक एक हाइड्रोजन और कम कर पाए इनकी, सपोज एक हाइड्रोजन हमने यहाँ से हटा दिया, इस कार्बन के पास से एक हमने यहाँ से हटा दिया, तो अब हर एक कार्बन की कितनी कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, दो। तो देखिए इस कार्बन की अगर हम बात करें तो दो तो यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है और एक यहाँ से एच के साथ सेटिस्फाई हो रही है, 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो रही है, हमें चाहिए होती है 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होना। तो अब इसके पास क्या रास्ता है, इसके पास अभी वही रास्ता है, एच तो है नहीं, एच की शॉर्टेज हो गई, तो यहाँ पे ये एक बॉन्ड और बना लेगा और इस ढंग से ये ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अब हम कह सकते हैं C2H2 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, क्या होगा C2H2। तो आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो और कुछ इस ढंग से लिख सकते हो C2H2। और ये अब भी ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि जब भी कभी डबल सिंगल बॉन्ड हट जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसकी जगह डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल के केस में भी, ट्रिपल के केस में भी हम कहते हैं उसको अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और क्योंकि यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम इसको कह सकते हैं। अब देखिए कार्बन की स्पेशल क्वालिटी है, नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। अदर कोई एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता कार्बन के अलावा। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7 और 8 एटम। सिलिकॉन के अंदर ये क्वालिटी थोड़ी बहुत है और वो 7 या 8 एलिमेंट के साथ वो ऐसा कर सकता है, दूसरे सिलिकॉन के साथ जुड़ करके वो कंपाउंड बनाता है, बट इससे ज़्यादा वो भी नहीं बढ़ सकता। और दूसरी तरफ सिलिकॉन जो ये कंपाउंड बना रहा है ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं, जबकि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल होते हैं, काफ़ी मजबूत बॉन्ड वो बनाते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वो काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए स्टेबल होता है। जबकि सिलिकॉन ने जो हाइड्रोजन के साथ इस टाइप का मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश की 7 या 8 एलिमेंट के साथ जुड़ करके, वो उतना स्टेबल नहीं होता। तो एक प्रॉपर्टी तो आपने देख ली कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से कार्बन बहुत बड़ी तादाद में दूसरे आइटम के साथ या कार्बन के आइटम के साथ मिलकर के एक लंबी चेन बना लेता है। ओके, अब बात करते हैं हम दूसरी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसकी बदौलत कार्बन ये सब कर पाने में कामयाब होता है, इतनी बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स बना पाता है। तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है 4 होती है, यानी कि टेट्रावैलेंट होता है, और टेट्रावैलेंट होने की वजह से ये कार्बन के साथ या दूसरे किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, और ऐसा करके ये बहुत बड़ी तादाद में फिर से मॉलिक्यूल्स बना सकता है। कार्बन के अलावा कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कार्बन के साथ जुड़ सकते हैं, तो वो हो सकते हैं हाइड्रोजन, जैसे कि हमने अभी देखा था हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन के केस में नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है वगैरह वगैरह, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वगैरह हो सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि कार्बन के साथ जुड़ करके एलिमेंट वो सॉरी कंपाउंड बनाते हैं। और इन कार्बन के अलावा इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इन एटम्स को हेटेरो एटम। और ये एटम जब जुड़ जाते हैं कार्बन के साथ तो ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अपनी उस कंपाउंड को जो बना रहे होते हैं दे देते हैं। और फिर से ये जो बॉन्ड कार्बन दूसरे एटम के साथ बनाता है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं। रीजन ये है कि कार्बन का साइज़ है वो काफ़ी छोटा होता है। ओके, कार्बन का साइज़ काफ़ी छोटा होता है और इसकी वजह से जो साइजदारी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है वो प्रोटॉन काफ़ी अच्छी ढंग से जकड़ के रखते हैं, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी काम करती है, न्यूक्लियस की फोर्स। जबकि अगर हम लें ऐसा एटम या ऐसा एलिमेंट जिसका साइज काफ़ी बड़ा है तो ये बॉन्ड जो है अकॉर्डिंगली काफ़ी वीक पड़ जाएगा साइज के अकॉर्डिंग। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हमने देखा था कि 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उनमें से एक है टेट्रावैलेंसी और दूसरा होता है कैटनेशन। इन दोनों की बदौलत कार्बन एक बहुत बड़ी तादाद में मॉलिक्यूल्स बनाने में कामयाब रहता है, और ये मॉलिक्यूल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बाकी एटम्स, बाकी एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नंबर में बहुत कम रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कार्बन चेन में कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी होते हैं। शुरू में ये माना गया, क्योंकि ये सब के सब कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुए, शुरू में ये नेचुरल सब्सटेंसेस से एक्सट्रैक्ट हुए, तो ये माना गया कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग बींग्स, यानी कि लाइफ जहाँ पे है वहीं पे मिल सकते हैं कार्बन के कंपाउंड, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। लेकिन बाद में ये बात डिसअप्रूव कर दी किसने, वोलर ने, फ्रेडरिक वोलर, जो कि एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले 1828 में एक सब्सटेंस बनाया जिसका नाम था यूरिया। वो पहला ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस था कार्बन का बना हुआ ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि लैब में बना था। उससे पहले ये माना जाता था कि ये लैब में नहीं बन सकता, सिर्फ नेचुरल सिस्टम के अंदर ही बन सकता है। और ये उन्होंने किस चीज़ से बनाया था, अमोनियम साइनेट से। तो इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड में कि पहला ऐसा सब्सटेंस कौन सा है जो कि लैब में बनाया गया ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब आप देखिए कि सारे के सारे सब्सटेंस जो कि कार्बन के बने हैं वो हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बट कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं
ऑक्साइड ऑफ कार्बन जिनमें आते हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं मानते, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं करते। अब चलिए बात कर लेते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स की। ये क्या होते हैं? तो हमने देखा था मीथेन के केस में CH4 जिसका फॉर्मूला होता है और जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग से थी, सी के साथ चारों वैलेंसीज पे H एटम्स लगे हुए थे, यानी कि उसकी चारों वैलेंसीज हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो रही थी और हमने इसको कहा था मीथेन। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं था, इसलिए हमने इसको कहा था कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है कार्बन का। ऐसे और बहुत सारे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हो सकते हैं, जिनमें एक है इथेन, जिसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है। अगर इसके मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करें तो ये C2H6 होता है। क्या होता है? C2H6। और इसकी स्ट्रक्चर कुछ आप इस ढंग से देख सकते हो, कार्बन कार्बन के बीच है सिंगल बॉन्ड, ओके, कुछ इस ढंग से। और उसके बाद कार्बन की बाकी तीन तीन वैलेंसीज हाइड्रोजन एटम के साथ सेटिस्फाई हो रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इसमें मौजूद हैं, तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है। क्लियर? लेकिन एक बार नोट करने वाली ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में भी और बाकी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी। तो इसको हम कह रहे हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक और हो सकती है प्रोपेन, और भी बहुत सारी हो सकती है, ब्यूटेन, पेंटेन, इनके नाम के आगे एन लगा होता है। ठीक है, तो अगर हम तीसरे मेंबर की बात करें, हम मीथेन और इथेन की तो हम बात कर चुके हैं, तीसरा नंबर होता है प्रोपेन। तो प्रोपेन की स्ट्रक्चर इसने आपसे पूछी भी है कि आप बना के दिखाइए कैसी होगी। क्या उसका फार्मूला होगा? क्या होगा? C3H8 होगा। ओके, अब देखिए उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कार्बन के 3 एटम है उसके पास, तो ये हो गए, तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, चूंकि वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। ओके, उसके बाद कार्बन की बाकी वैलेंसीज हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पैच लगा देंगे, यहाँ पैच लगा देंगे, यहाँ पैच लगा देंगे। अब इस कार्बन की हम कह सकते हैं कार्बन नंबर 1, इसे कहेंगे कार्बन नंबर 2, इसे कहेंगे कार्बन नंबर 3। क्लियर? 1 2 3 आपने नंबरिंग कर दी कार्बन एटम्स की। पहले कार्बन को देखिए, उसकी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ और चौथी कार्बन के साथ। ऐसे ही दूसरे कार्बन के साथ अगर हम 2 हाइड्रोजन लगा दें तो उसकी भी चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो चुकी हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ऐसा ही तीसरे कार्बन के केस में भी हो सकता है, अगर हम हाइड्रोजन ऐड कर दें यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो इस ढंग से सब कार्बन की सारी वैलेंसीज सेटिस्फाई हो गई हैं और ये जो मॉलिक्यूल बना उसका नाम पड़ा प्रोपेन। क्योंकि कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच, तो हम इसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन अवेलेबल है कार्बन के साथ। क्लियर? अब हम चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। तो वो क्या होते हैं? जब कभी एटम्स दूसरे किसी भी मॉलिक्यूल के अवेलेबल ना हो तो कार्बन अपने दूसरे कार्बन के साथ मिलकर के सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल लेता है। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने देखा था, ये था आपका इथेन का स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे दूसरे कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन कुछ इस ढंग से लगे होंगे। ओके, अगर किसी रीजन से हम ये 2 हाइड्रोजन हटा दें, पहले कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन हमने हटा दिया, ओके, और दूसरे कार्बन से सपोज ये वाला हाइड्रोजन हटा दिया, कोई भी आप हटा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ऐसा सब हाइड्रोजन एक जैसे हैं यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है? आप देखिए पहले कार्बन को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका कार्बन पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उसकी एक वैलेंसी अभी भी खाली पड़ी हुई है। 3 तो सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पे, बट चौथी नहीं हो रही है। और ऐसे ही आप देखेंगे इस कार्बन के साथ भी यही हो रहा है, पहली इस हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो गई, दूसरी इस हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई हो गई, तीसरी कार्बन के साथ सेटिस्फाई हो गई, बट अभी भी एक वैलेंसी इस कार्बन की बची हुई है। अब ये दोनों कार्बन एक एक वैलेंसी को लेकर के परेशान हैं, तो ये क्या करेंगे? आपस में सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में बदल लेंगे। और डबल बॉन्ड आते ही ये जो मॉलिक्यूल है ये अब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल कहलाएगा। अगर एक एक हाइड्रोजन और कम हो जाए इनके पास से, सपोज ये हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, नहीं ये नहीं कम करते, चलो अच्छा दूसरा कम करते हैं। ओके, ये वाला कम कर लें अगर हम इसका, और दूसरे कार्बन का भी ऐसे ही हम एक और कम कर लें, तो अब इन दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन बचा है। अब आप देखेंगे पहले हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई है 2 डबल बॉन्ड में और 1 सिंगल बॉन्ड में, 3। और दूसरे कार्बन को आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, एक हाइड्रोजन से और दूसरी, और बाकी 2 बची हुई कार्बन के एटम के साथ, बट अभी भी दोनों के पास एक एक वैलेंसी खाली पड़ी हुई है, जिसको सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो दोनों कार्बन फिर से मिलेंगे और फिर से डबल बॉन्ड को बना लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, और इस ढंग से ये एक और नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें सिर्फ 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 ही कार्बन होंगे और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसको भी हम क्या कहेंगे? हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे ये दिखाया भी है, आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम हुए तो कुछ इस ढंग से
यहाँ पर तीसरी स्ट्रक्चर देखेंगे, हाइड्रोजन जैसे ही कम होंगे तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आ जाएगा, और हाइड्रोजन कम करेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड में बदल जाएगा। अब आप देख चुके हैं कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इस ढंग से देख सकते हैं। पहले हमने इथेन की देखी थी, अब हम इथीन की देखेंगे, और फिर आप इथाइन की भी ऐसे ही खुद बना सकते हैं या हम बना करके आपको बता देंगे। तो इथीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये C2H4। इससे पहले हमने इथेन देखी थी C2H6, जिसका फॉर्मूला था 2 हाइड्रोजन कम हुए तो एक डबल बॉन्ड दोनों के बीच में आ गया। हम इस ढंग से इसको दिखा सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। और इसका नाम क्या होगा, इथीन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपकी ये देख सकते हैं, ये बनी हुई है। ऐसे ही इनका तीसरा मेंबर, यहाँ पे भी कार्बन की मात्रा 2 थी, यहाँ पे भी देख रहे हैं आप कार्बन 2 ही हैं, और अगर हाइड्रोजन हम और कम कर दें C2H2 कर दें यहाँ पे, तब ये क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम कह सकते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका नाम क्या हुआ, इथाइन या एस्प्लीन। तो इस ढंग से आप देख सकते हैं कैसे ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगी और कैसे सैचुरेटेड से कंपाउंड अनसैचुरेटेड डिफरेंट होता है। अब तक आप देख चुके हैं मीथेन के स्ट्रक्चर, इथेन के स्ट्रक्चर। मीथेन जिसका फॉर्मूला था CH4, इथेन जिसका फॉर्मूला था C2H6, और इसके अलावा प्रोपेन की स्ट्रक्चर में हमने आपको बताई थी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। ऐसे करके यहाँ पे आपके 6 मेंबर्स दिखाए हैं। अगर कार्बन एक होता है तो इसको हम कहते हैं मेथ, और यहाँ पे इसका पहला मेंबर बन जाता है मीथेन। पहला क्या, ये एक ही मेंबर होता है। उसके बाद दूसरा मेंबर इसी सीरीज की अगर हम बात करें तो C2H6 बनता है, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 हो जाते हैं एक से बढ़ करके, तो हम इसको कहते हैं एथ। ओके, और एन तो हमें लगाना ही है क्योंकि सबके सब सिंगल बॉन्ड है। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3 हो गए हैं तो इसको हम कहेंगे प्रोपेन, 4 हो गए तो कहेंगे ब्यूटेन, 5 हो जाएँ तो हम कहेंगे पेंटेन, 6 हो जाएंगे तो हम कहेंगे हेक्सेन, ऐसे ही 7 हो जाएंगे तो हेप्टेन, 8 हो जाएंगे तो ऑक्टेन। और इन सब की स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनके सामने स्ट्रक्चर दी हुई है। तो आई होप इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत और नहीं है, हम काफ़ी कुछ एक्सप्लेन पहले ही कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ब्यूटेन के केस में चेंज हो सकती है, 2 तरह से हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है और वो स्टेट भी हो सकती है। अगर वो स्टेट है तो हम इस ढंग से दिखा सकते हैं उसको, अगर ब्रांच है तो हम उसको इस ढंग से दिखा सकते हैं। और स्ट्रक्चर की अगर हम इनकी बात करें, सारी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के बाद हम उनको इस ढंग से दिखा सकते हैं, या इस वाले को हम कुछ इस ढंग से दिखा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इन दोनों के मॉलिक्यूलर, ये दो कंपाउंड, एक ये है एक ये है, इनको मॉलिक्यूलर फार्मूले तो सेम है बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर। अब अगर हम कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स की बात करें जिनके अंदर डबल बॉन्ड तो नहीं है तो सिंगल बॉन्ड ही, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, बट वो एक रिंग जो बना रहे हैं वो साइक्लिक है, तो हम इनको क्या कहेंगे, साइक्लो एल्केन। या जैसे यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 हो गए, कार्बन आइटम 6 हो गए हैं तो हम इनको साइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन की कुछ इस ढंग से दिखा सकते हैं। बाकी जगह पे हाइड्रोजन लगा करके इसकी चारों, हर एक कार्बन आइटम की चारों वैलेंसी लेकिन हमने सेटिस्फाई करके दिखानी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में। अब तक आप समझ चुके हैं कि कैसी स्टेट चेन होती है, कैसी ब्रांच चेन होती है, कैसे साइक्लिक कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं। बट ये सब के सब सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स, और अगर सिंगल बॉन्ड सिर्फ है तो हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे देखिए रिंग फॉर्म में एक और चेन दी हुई है, और ये चेन आपकी किसकी है, बेंजीन की, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन भी यहाँ पे 6 हैं और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन भी यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन भी यहाँ पे 6 हैं, और इस ढंग से आप देखते हो कि कार्बन बीच बीच में डबल बॉन्ड भी बना रहा है और सिंगल बॉन्ड भी। और ये सभी कंपाउंड जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन रखते हैं उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इनमें आपने देखा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और डबल बॉन्ड रखने वाले भी हाइड्रोकार्बन होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड रखने वाले भी होते हैं। अगर डबल बॉन्ड होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तब हम उसको क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, यहाँ पे हम अगर कार्बन लगा दें, यहाँ पे कार्बन लगा दें, डबल बॉन्ड हो गया। ऐसे हम ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड भी देखते हैं। तो अगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाया कार्बन के साथ तो हमको क्या कहेंगे, एल्केन। अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्केन कहेंगे, हम यहाँ पे ऐसे नाम लिख सकते हैं, एल्केन। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो इसको हम कहेंगे एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो एल्काइन, LLKYN। ओके,
तो ऐसे करके आप पहचान सकते हो। अगर डबल बॉन्ड लगा है तो एल्कीन होगी, और अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो वो होगी एल्काइन। सिंगल बॉन्ड लगा है तो हम उसको कहेंगे एल्केन, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह वगैरह। विल यू बी माई फ्रेंड, तो कार्बन के अंदर ये नेचर है कि कार्बन हर किसी एटम से पूछता है कि आप मेरे दोस्त बनेंगे। अगर उसे हाइड्रोजन मिल जाता तो हाइड्रोजन के साथ भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है और मॉलिक्यूल बना सकता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन नहीं मिलता तो दूसरे एटम्स जैसे कि हेलोजन्स हैं तमाम तरह की, और उसके अलावा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, इनके सब के साथ भी वो कंपाउंड बना सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन करके, और अपनी हाइड्रोकार्बन चेन में उनको इंक्लूड कर सकता है। तो अगर कोई ऐसा एटम हाइड्रोजन के अलावा उसके साथ जुड़ता है तो हम इन एटम्स को क्या कहते हैं? हेट्रो एटम कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट एटम, ओके। और जब ये डिफरेंट एटम किसी मॉलिक्यूल में आ जाते हैं, किसी कार्बन चेन में आ जाते हैं, तो एक अलग प्रॉपर्टी ये उसको अपनी तरफ से देते हैं। तो इस ढंग से जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स बदलेंगे, हाइड्रोजन के बदले ऑक्सीजन आएगा, नाइट्रोजन आएगा, या फिर कोई सल्फर वगैरह आएंगे, या कोई हेलोजन आएगा, तो वो अपने करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज जो है वो अकॉर्डिंगली उस नए मॉलिक्यूल को दे देंगे। और हम ये भी कह सकते हैं कि नए मॉलिक्यूल का या नए कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी होंगी, नई प्रॉपर्टी होंगी, वो इन एटम्स पे डिपेंड करेंगी, ना कि चेन की लेंथ या नेचर ऑफ कार्बन चेन पे, ओके। इसलिए इन ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे? जो नए एटम जुड़ेंगे उनको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप्स। आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेट्रो एटम जैसे जुड़ा है, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह या फ्लोरीन जुड़ेगा, तो हम इस क्लास ऑफ कंपाउंड को क्या कहेंगे? हेलो, ओके। जैसे क्लोरो, ब्रोमो, एल्केन, ओके। उसके अलावा फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या बनेगा? जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन लगेगा तो ऐसे Cl हम दिखाएंगे एक लाइन लगा करके। ब्रोमीन जुड़ेगा तो ऐसे Br दिखा देंगे उसके साथ, और दूसरा भी हो सकता है जैसे फ्लोरीन या आयोडीन वगैरह भी। अब आप देखेंगे हेट्रोएटम अगर ऑक्सीजन होगा तो फिर कई और तरह के कंपाउंड बनेंगे, जैसे अल्कोहल, और इस तरह का ग्रुप वहाँ पर अटैच्ड होगा। ऐसे ही आप एल्डिहाइड देखेंगे जहाँ पे CHO करके एक ग्रुप जुड़ा हुआ होगा। ऐसे ही आप देखेंगे कीटोन होगा तो C और O करके ऐसे करके जुड़ा होगा, और C के 2 वैलेंसी जो हैं आप देख रहे हैं खाली पड़ी हुई हैं और 2 ऑक्सीजन के साथ सेटिस्फाई हो चुकी हैं। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ेगा तो उसका फॉर्मूला कुछ इस ढंग से दिखाई देगा।